बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। तो आज का आप लोगों का लेक्चर 1 है। किस चैप्टर पे? रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप लोगों को जनरली आपके बुक में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन हम लोग यही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये रेक्टिलिनियर मोशन भी देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये बात कर लें कि लास्ट चैप्टर कौन सा था हमारा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। उसको हम लोगों ने पूरा कवर किया। लास्ट में हम लोगों ने कुछ जेईई के एमसीक्यूज भी किए, ठीक है। जेईई के एमसीक्यूज किए और नीट के एमसीक्यूज किए, ठीक है। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर 1 है ये हमारा, किस पे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या आप लोग कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन पे। तो आप लोग यहां पे वर्ड देख रहे हैं मोशन। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मोशन क्या होता है सर। लिख दो भाई, मोशन क्या होता है, ठीक है। अब मोशन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ any quantity or object with respect to another quantity, otherwise object is known as motion, ठीक है। या हम लोग इसको कह सकते हैं कि देन वी कैन से दैट पार्टिकल इज इन मोशन कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया मोशन का डेफिनेशन, कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी क्वांटिटी और ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी और ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन, ठीक है। अब ये हो गया। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूं कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है। एक तो हम लोगों ने ये देखा लीनियर मोशन होता है, फिर होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, फिर हम लोग कह सकते हैं सर्कुलर मोशन होता है, हम लोग कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन को, और एक्सेट्रा, ठीक है। और भी कुछ टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, बट हम लोग जनरली इतने मोशंस को अभी फिलहाल के लिए कंसीडर करते हैं। कौन कौन से? लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशंस। तो स्टूडेंट्स ये सब तो आप लोगों के लिए हो गया मोशन के बारे में। स्टूडेंट्स अब देखो, जनरली आप लोगों को कई कई जगहों पे ये चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? काइनेमेटिक्स। तो आप लोगों के दिमाग में जनरली 100% ये सवाल आया होगा कि भाई काइनेमेटिक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग काइनेमेटिक्स को डिफाइन करें, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या है? काफी सिंपल और बहुत इजी सी चीज है काइनेमेटिक्स। लिख लो पहले स्पेलिंग, काइनेमेटिक्स। अब ये जो वर्ड है काइनेमेटिक्स, ठीक है, इसके लिए मैं ब्लैक मार्कर लेता हूं। इसमें ये जो काइन वर्ड है, इसका मतलब होता है मोशन, ठीक है। और ये जो मैटिक्स है, ये मैटिक्स, इसका मतलब होता है मैथ्स। तो ये काइनेमेटिक्स में आखिर है क्या, कि मोशन में होने वाला या कैलकुलेशन में लगने वाली मैथ्स को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब का जो कैलकुलेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब आप लोगों को जनरली ये चैप्टर मिलते हैं मैकेनिक्स के बुक में, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अच्छा मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। इसी के रिलेटेड एक वर्ड है डायनामिक्स, जिसका हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये जो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स है,
इन्हीं दोनों को कलेक्टिवली हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को कलेक्टिवली हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स का मैंने आपको बताया, काइन यानी मोशन, मैटिक्स यानी मैथ्स। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। तो हम लोगों को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा चीज सुनने को मिलेगी कि पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम ए टू बी। पार्टिकल ही हर जगह आपको दिखेगा। तो ये पार्टिकल आखिर है क्या? हम लोग पार्टिकल को डिस्क्राइब कर ले। ठीक है, मार्कर रख देते हैं, रेड मार्कर ले लेते हैं। पार्टिकल क्या है आखिर? बताओ पार्टिकल क्या होता है? आप लोग सोचो क्या होता होगा पार्टिकल आपके हिसाब से। देखो फिजिक्स के हिसाब से पार्टिकल है अ पार्टिकल is a point like object endowed with mass। क्या है वो? एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस। दिख रहा है आपको ये पॉइंट? नहीं दिख रहा तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? तो ये क्या है? अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट एंडोड विथ मास। एक ऐसा पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास हो। ठीक है, उसे हम लोग पार्टिकल कहते हैं। बट देखो जनरली स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है कि हमको कोई एक ऐसा पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसका कुछ मास भी हो, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कुछ ना कुछ तो डायमेंशन रहेगा। ठीक है, तो वो पॉसिबल है कुछ सर्कमटेंसेस के लिए, जिसमें से मैं आपको एक सर्कमटेंस बताता हूं कि सपोज अगर ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो बहुत बड़ा रहेगा तो हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे एज अ पार्टिकल। पॉइंट को अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से समझाऊं, सपोज कर लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है, और अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो while calculating gravitational force between both of them, we will consider them as a point। कैसा? अगर हम लोग इसके बीच का ग्रेविटेशनल पॉइंट या सपोज कर लो डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं तो हम इसको एज अ पॉइंट सपोज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया पार्टिकल के बारे में। और पार्टिकल का हम लोगों ने देख लिया कॉन्सेप्ट भी, कि अगर आपको पार्टिकल जनरली हमारे प्रैक्टिकली मिलना बहुत मुश्किल है, तो अगर दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है किसी भी दो ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग उसको पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आप लोगों को एक नया टर्म आ रहा है आपको यहाँ पे, जो आप लोग शायद से नहीं पढ़े होंगे 9th-10th में। यहां पे आपका एक नया टर्म है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो इस वर्ड से डरने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी वर्ड है ये। इसका मतलब इतना इजी है कि आप शायद आप एक बार में पढ़ के किसी और को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को बहुत इजी सा एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, सपोज एक ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन के अंदर आप हो। ठीक है, आप इस ट्रेन के अंदर हो तो, और ये ट्रेन मूविंग कंडीशन में है, ठीक है, चल रही है, और आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक और इंसान खड़ा है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म, आप अंदर हो, देन यू आर स्टेशनरी, आप खड़े हो ट्रेन के अंदर, आपको कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मैं चल रहा हूं, आप बाहर देख रहे हो, आपके लिए ये इंसान मोशन कंडीशन में है कि दिस मैन इज हैविंग सम मोशन। ठीक है, आप या ये इंसान ही नहीं, कोई भी पेड़ पौधे बिल्डिंग जो स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है, वो भी आपको मोशन कंडीशन में लगते हैं ट्रेन के अंदर। ठीक है, अब यही है जो बाहर ये इंसान खड़ा है, ठीक है, ये कहां खड़ा है? प्लेटफॉर्म पे खड़ा है।
जो एक स्टेशनरी है। अब ट्रेन मूव हो रही है, तो अब इस इंसान के लिए ये ट्रेन मूविंग कंडीशन में है। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, आप ट्रेन के अंदर हो तो आपके लिए प्लेटफॉर्म मूविंग कंडीशन में है, और अगर ये बाहर है इंसान प्लेटफॉर्म पे, तो इसके लिए ट्रेन मूविंग कंडीशन में है, ना कि प्लेटफॉर्म। तो इसका हम लोग जनरल डेफिनेशन दे देंगे क्या, कि अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द observer takes his observation is called frame of reference। क्या कह देंगे हम उसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसको, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वर टेक्स हिज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये हो गया, काफी इजी था। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के कुछ मेन टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ वेरिएबल्स देखेंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स देखेंगे, सबसे पहले उसका एक चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे जर्क। ये जो टर्म है आपको जनरली आपको हर वीडियो लेक्चर्स में आपको कोई समझाता नहीं, ठीक है, बट हम लोग आपको यहां पे समझाएंगे आगे लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा था 9th-10th में, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, थोड़ा आपको जनरल आइडिया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर नहीं है तो आओ हम लोग बात करते हैं, फिर से आपको एक रिवाइज करते हैं। देखो, डिस्टेंस लिख लेते हैं यहां पे, और यहां लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, आप लोगों को एक जनरल कंफ्यूजन होता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो आखिर इन दोनों में ऐसा तो क्या डिफरेंस है कि हम लोग वेलोसिटी में डिस्टेंस क्यों नहीं लिख सकते और स्पीड में डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग बताते हैं। देखो, सबसे पहली बात की जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप लोग कहोगे सर स्केलर वेक्टर क्या होता है, स्केलर यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, इट इज हैविंग नो डायरेक्शन एंड इट इज हैविंग सम डायरेक्शंस। ठीक है, तो अब देखो, आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग आगे अभी जो हम लोग सम्स करेंगे उसमें मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके कैसे हम लोगों ने वेक्टर के तरीके से कैलकुलेट किया वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि सपोज करो यहां पे ए पॉइंट है और यहां पर एक मैन खड़ा है, वो यहां से चला पॉइंट बी तक, और इसके पास ये दूसरा रास्ता भी है पॉइंट बी तक के लिए, और ये एक ऐसा भी रास्ता है। ठीक है, अब इस केस में, ठीक है, ये 1 ये भी डिस्टेंस है, 2 ये भी डिस्टेंस है, 3 ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, बट अब आप कहोगे सर आपने तो तीनों को तो डिस्टेंस बता दिया, अब इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, आपका ये जो 3 नंबर वाला है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कैसे, डिस्प्लेसमेंट का आपको मैं जनरल डेफिनेशन दूं क्या, अ शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस फ्रॉम, बिटवीन यूज नहीं करेंगे हम लोग यहां पे, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी ये देखो, इन तीनों में से आप लोग देख सक रहे हो, ये नंबर 3 वाला जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट है, तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। बाकी ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप लोगों को क्लियर करने के लिए बिना एग्जाम्पल के आप लोग मुझे एक ये चीज बताओ कि रिलेशन, आपको ये एक क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव लेवल तक आ सकता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताओ स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है आखिर? आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सी डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या डी डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। बताओ आप लोग, पॉज करो, थोड़ा सा सोचो और फिर बताओ क्या होगा। इन चार ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? बताओ। रिलेशन देखो, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है। मैं ये चैप्टर आपको शुरुआत से ही कॉम्पिटिटिव लेवल तक पढ़ाने वाला हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हम लोग इसमें शुरुआत से ही कुछ ऐसे एमसीक्यूज लेते हुए बढ़ेंगे जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव लेवल तक आएगा। ठीक है, तो आप इसमें से आप लोगों ने पॉज किया, सोचा, समझा, आप लोग आंसर सोचो। नहीं आ रहा आपको तो मैं बताता हूं। देखो, इस केस में हमारे पास, हम लोग जानते हैं ये वाला जो थर्ड वाला नंबर है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बाकी तीनों डिस्टेंस है। देखो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, सही बात है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देखो मैंने क्या कहा था कि थर्ड वाला भी डिस्टेंस है और थर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट भी है, तो दोनों इक्वल भी है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट आपको कहीं दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में ही यही कहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आ गया? ठीक है, अब इसी के रिलेटेड एक मैं आप लोगों को सम देता हूं, तो ये आप लोग फाइंड कर दो। देखो, अब यहां पे एक पॉइंट ए से चला पॉइंट बी तक। ठीक है, या इसको हम लोग, ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट बी तक चला और दूसरा एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कुछ इस तरीके से चला। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ये दोनों डिस्टेंस हैं और यही डिस्प्लेसमेंट भी है। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये वाला। तो अब आपको ये कहेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या? ये एक आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपको कहीं पर भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है किसी चीज का। या आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको 4 ऑप्शन रहेंगे वहां पे। क्या? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 1, बी तो दिख रहा है, हाँ, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 1, सी डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1, या डी डिस्टेंस
अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो हम लोगों ने यहां पे क्या फाइंड किया, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। अगर हम इसको इधर ला दें, कैसे, देखो ये डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का हम लोगों ने रेशियो ले लिया, तो इधर क्या आएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें से आपको ये वाला कौन सा आंसर दिख रहा है, डी वाला दिख रहा है। अरे डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, 4 मार्क मिल गए, बधाई। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, या तो अगर होगा तो इक्वल ही होगा, तो 1 एग्जैक्ट आ सकता है, या हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से लेस कभी नहीं आएगा इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ छोटे छोटे और इजी इजी एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद हम एक थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया, 2 ही एमसीक्यू मैंने आपको बताए कॉम्पिटिटिव लेवल के। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सपोज करो कि एक सर्कुलर पाथ है आप लोगों के पास, आप यहां पर खड़े हो पॉइंट ए पर। ठीक है, पॉइंट ए पर खड़े हो और आप मूव किए पॉइंट बी तक, यह आपका सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, सपोज किया आप लोगों ने कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, यह आपका सेंटर आर है, रेडियस आर, यह आपका पॉइंट बी है, यह आपका पॉइंट ए है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा सिंपली। ठीक है, यह आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अब आपको फाइंड करना है, कैसे करोगे आप लोग, देखो ये आपका अननोन है, तो इसको हम लोग स्मॉल डी ले लेते हैं। तो यहां से यहां तक का आप लोग देखो, तो हम लोग जानते हैं एक सर्कल है, तो सर्कल के चारों तरफ किसी भी यहां से सेंटर तक का रेडियस तो हर जगह सेम रहेगा, आर ही रहेगा। यहां पर आर है, यहां पर आर है, ये 90 डिग्री बन गया, तो हम लोग सिंपल पाइथागोरस लगा देंगे। क्या हो गया हमारे पास, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये डी है तो डी हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी √2 आर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इस कंडीशन के लिए क्या हो गया, √2 आर। ठीक है, अब एक और कंडीशन लेते हैं हम लोग, सेम सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब थोड़ा स्टूडेंट्स एडजस्ट कर लेना, मेरा सर्कल एग्जैक्ट नहीं बन रहा, बट देखते हैं। ठीक है, यहां पर आप खड़े हो पॉइंट ए पर, एंड यू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एग्जैक्ट हियर, डायमेट्रिकल अपोजिट आ गए आप लोग। ये सेंटर है, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक भी आर ही होगा, तो ये तो आपका डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मिल गया। डायरेक्ट ऐड कर तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां पे आर प्लस आर 2r, सिंपल, खत्म हो गया ये। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक लिटिल ट्रिकी सा, लिटिल बहुत छोटा सा ट्रिकी सा एक देता हूं, इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन मिटा लें। ये तो आपको समझ में आ गया, पाइथागोरस अप्लाई किया था हम लोगों ने। ठीक है, अब ये समझ लो कि यही सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर ये है। ठीक है, और आप पॉइंट ए इधर ही खड़े हो, बट आप मूव किए इधर तक, यानी आपका पॉइंट सेंटर ए से यहां ये आर है, ये भी आर है, यानी ये और ये, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हुआ, इसको तो हम लोग सपोज किए थे कि सेंटर पॉइंट है, ये आपका सेंटर पॉइंट नहीं है, यहां पर अगर होता तो 90 डिग्री बनता। तो फिलहाल आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया ये। ठीक है,
अब इसके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। अब देखो 90 था तो आप लोगों ने पाइथागोरस लगा लिया, पाई यानी 180 था तो डायरेक्टली आपको मिल गया। बट अगर ये 60 है तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे बताओ? ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसके लिए हम लोग वेक्टर ओनोलॉजी लगाएंगे। वेक्टर को देखो, यही मैं बता रहा था कि अगर आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो हम आपको कुछ इसकी बेसिक सी थिंग्स आपको वेक्टर का जो इधर यूज होगा वो आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सपोज कर लो कि एक ट्राइंगल है जिसका एंगल थीटा है। ठीक है, अब इसको हम लोग कह देते हैं R1 वेक्टर। ठीक है, और इसको हम लोग कह देते हैं R2 वेक्टर। अब हम लोगों ने यहां पे R1 R2 क्यों लिया? ये दोनों तो सेम है, बट आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो जान लीजिए वेक्टर में अगर दोनों की वैल्यू सेम भी है बट अगर उन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसका डायरेक्शन कहां जा रहा है? ऊपर की साइड जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर की साइड जा रहा है, तो दोनों का अगर डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, तो हम उसको R1 R2 गिनते हैं, अलग अलग गिनते हैं। ठीक है, अब ये सपोज कर लो वेक्टर D है, तो यहां पे हेड टेल लॉ लग जाएगा। हेड टेल लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको मैं बताता हूं कि अगर ऐसा कंडीशन है तो पहले की हेड से दूसरे के टेल को जोड़ देंगे तो ये एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास। तो ये हम लोग कैसे लिख सकेंगे कि R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। क्यों? पहले की हेड से दूसरे की टेल को कैसे किया? पहले की हेड से दूसरे की टेल को। सही आ गया? ठीक है, वहां जगह ही नहीं। अगर मैं उतना डीप में इधर लिखने जाऊं, नीचे थोड़ा सा इसका और आएगा तो वो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। ठीक है, क्या था? R1 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो D वेक्टर हो गया आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो सेम हम लोग प्लस लिखते, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा होगा ये। ठीक है, ये होल अंडर रूट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका मोड ऑफ D। अब ये आ गया कितना? इसको हो गया ये 2R स्क्वायर हो गया था और ये माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और इसको हम लोग यहां पे लिखते हैं कहीं पे, ये फिगर को रब कर दो, ये फिगर को भी रब कर दो। हमारा मेन फिगर तो ये, इसको हम लोग यहां लिखते हैं। अब R स्क्वायर बाहर आ गया इक्वल्स टू R। ठीक है, अब यहां पे 2 भी अंदर है, अब 1 माइनस कॉस थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैथ्स में आप लोग आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको आएगा 11th में, आप लोग आगे कुछ फॉर्मूलाज पढ़ोगे कि साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है। सिमिलरली यहां पर ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, ये आप लोग याद रखना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको JEE मेंस और नीट में तो नहीं कह सकता, बट JEE मेंस में आप लोगों को आती है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या कि इसको हम लोग इधर पुट कर देंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये 2 4 हो गया, तो ये भी बाहर आ जाएगा। ये हो गया 2R साइन थीटा बाय 2, स्क्वायर हट गया रूट के कारण। ठीक है, समझ में आया? ये आपका इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप इस तरीके से कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको याद रखना ही है। आप इस तरीके से कैलकुलेट करने जाएंगे यार तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 1 या 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम रहता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखें, डायरेक्ट आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहां आपको कितना दिया हुआ है? साइन 60 यानी 2R साइन 30 हो गया। ठीक है, साइन 30 हम लोग जानते हैं, 2R 1/2, 2 कैंसल, R आपका मेन आंसर आ गया। यानी आपका ये
आर डिस्प्लेसमेंट हुआ 60 डिग्री के लिए। क्यों? अब देखो, आप लोग तो कहोगे सर ये रेडियस इक्वल कैसे होगा, बट आपको मैं बताऊं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, यानी ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। इसके तीनों एडजेसेंट साइड सेम रहते हैं, यानी ये अगर आर है, ये अगर आर है, तो ये भी अपने पास आर ही आने वाला था। तो ये आपका मेन आंसर आ गया आर। ठीक है, आपको इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, एक्चुअली आपको ये एक एमसीक्यू था। ऑप्शन में आपको अगर देता तो आपको हो जाता है एक आर, बी √3/2 आर, सी और R1 - √2 और डी R² 2R²। ठीक है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर था ये ए वाला आर। ठीक है, तो ये आपको हो गया। लेक्चर स्टूडेंट्स बड़ा हो गया है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा। एक ट्रिकी सा एग्जांपल है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, या आप लोगों को मैं एक वो एग्जांपल एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा चीज बताता हूं। ये एक क्यूब है, ठीक है। अब ये एक क्यूब है, इसमें भी देखो स्टूडेंट्स वेक्टर ऑर्नोलॉजी लगेगी। तो ये एक क्यूब है, ठीक है, या सपोज कर लो ये एक रूम है। रूम हमारा क्यूबिक टाइप होता है, ठीक है, 3D में। अब यहां पर एक चिड़िया बैठी हुई है, सपोज कर लो। सबसे पहले क्यूब का सब ए है, साइड्स, ठीक है, सब ए है, ए, ठीक है। अब ये चिड़िया यहां पे बैठी है। अब ये चिड़िया इस तरफ से उड़ी, फिर इधर उड़ी, और फिर इधर जाके यहां पर जाके फिर से बैठ गई पॉइंट बी पे। अब आपको कह दिया कि भाई ये पॉइंट ए है। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये इतना डिस्टेंस कवर किया चिड़िया ने। देखो मैं आपको ब्लैक मार्कर से बताता हूं, ये कवर किया, ये कवर किया, फिर यहां गई, ठीक है, पॉइंट बी तक आ गई, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बॉडी डायगोनल होगा। बॉडी डायगोनल क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, द फर्स्ट कॉर्नर ऑफ योर रूम टू द थर्ड कॉर्नर, टू द थर्ड कॉर्नर। यानी अगर आपके रूम का ये वाला कॉर्नर है तो उसका डायगोनल पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है। डायगोनल यानी फर्स्ट कॉर्नर टू द थर्ड कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर टू द थर्ड कॉर्नर। आप चाहे किसी भी पॉइंट को, फर्स्ट कॉर्नर, आपके रूम में 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स में से किसी भी पॉइंट को अगर आप फर्स्ट कॉर्नर ले रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो थर्ड वाला कॉर्नर होगा वही आपका बॉडी डायगोनल बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका डायगोनल हो रहा है ये, क्या हो रहा है? ये देख लो, सही है। तो अब ये यहां से यहां आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? यहां पे आपका 0 0 0 क्योंकि स्टेशनरी है। अब यहां से ये ए और ए बढ़ा, 3 डायरेक्शन में, तो ए आई प्लस ए जे माइनस ए के। अब देखो ये वेक्टर ऑर्नोलॉजी हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे वेक्टर के हिसाब से, ठीक है। बट अब मैंने यहाँ पे, आप लोग कहोगे सर आपने माइनस के क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि इस तरफ गया, प्लस में गया ये एक्स एक्सिस के यानी आई के, फिर ये प्लस में गया ऊपर वाई में, तो ये भी प्लस आया जे, बट ये पीछे की तरफ गया जेड में, तो इसके वजह से ये माइनस आ गया, ठीक है, ए के। तो अब ये जो वेक्टर बन रहा है, वेक्टर ए बी, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सिंपली जान रहे हो आप लोग, यही अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो ये वेक्टर ए बी क्या आ गया? ए आई प्लस ए जे माइनस ए के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमको अपना डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला, तो हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा प्लस और माइनस है तो हम लोग सीधा इसका लिख लेंगे, क्या? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। वहां पे स्टूडेंट्स एक एंगल बन रहा था, इसकी वजह से हम लोगों ने cos थीटा लिया था। यहाँ पे डायगोनली हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का cos थीटा का कोई नॉर्मल नहीं रहेगा,
तो ये आ गया √3a। अब a बाहर क्यों आ गया, स्क्वायर था, कॉमन निकाला, 1 + 1 + 1 3 और एक आ गया बाहर, तो ये आपका आ गया ए बी डिस्प्लेसमेंट √3a। ठीक है, आप लोग याद रखो, अगर ऐसा आपको कोई क्यूब दिया है और उसका आपको डिस्प्लेसमेंट डायगोनली फाइंड करने को कह रहा है, तो आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा देना √3a। ठीक है, सही है। और अगर ये आपका तीनों ए नहीं है, सपोज ये ए बी और सी है, तो सिंपली आपका यहाँ पे a² + b² + c² ये फॉर्मूला हो जाएगा। आइदर दिस इज a² + b² + c²। ये फॉर्मूला लगा दोगे। अगर ये आपका तीनों सेम नहीं है, तो तीनों सेम है तो ये फॉर्मूला लगाओ, तीनों सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाओ, फट से आपका एक चुटकी बजाते आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नहीं आया तो बीके सर को लाइक मत करना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आपका फटाक से आंसर आएगा इससे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हमारा ये नेक्स्ट जो हम लोगों ने चार्ट में लिखा था, स्पीड को हम लोग देखेंगे और वेलोसिटी को देखेंगे, और उसके 2 टाइप होते हैं, वो 2 टाइप्स में से एक टाइप पढ़ेंगे हम लोग फिलहाल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये देखेंगे। और एक अभी डिस्प्लेसमेंट के एक हमारे पास एग्जांपल और है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जो हम लोग एक थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, JEE नीट में दोनों में आ चुका है, तो वो हम एक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से, इसी मजे के साथ हम लोग इस चैप्टर को जी नीट लेवल्स तक शुरू से ही हम लोग पढ़ाएंगे। शुरू से ही आप लोगों को हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देते देते पढ़ाएंगे। चला लेक्चर हम लोग स्लो चलाएंगे, क्योंकि ये लेक्चर आपके जी नीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये आपके जी नीट्स के लिए। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, चिंता नहीं है कुछ, आप लोगों के लिए बहुत टाइम है। ठीक है, तो ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में हम लोग कवर करेंगे स्पीड और वेलोसिटी और उन दोनों की टाइप, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल बाकी है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। आप ही लोगों के मदद की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। जितना स्टूडेंट्स को मिलेगा उन स्टूडेंट्स का फायदा होगा। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।